दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो एक बहुत बढ़िया, नफीस, कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटेंट और बड़ा ड्यूटी का पाबंद पुलिस कांस्टेबल था। अपनी मेहनत और ईमानदारी और कुशलता के चलते चलते वो हेड कांस्टेबल तक बन गया और उसके साथ साथ उस आदमी ने कमांडो की ट्रेनिंग दी गई जो मुंबई पुलिस में तभी चला था कि हर पुलिस स्टेशन में 2-3 ऐसे यंगस्टर होने चाहिए जिनको पुलिस की जो बाकी ड्यूटीज़ होती हैं उनके साथ साथ उनको सोफिस्टिकेटेड आर्म्स की ट्रेनिंग और साथ में कमांडो ट्रेनिंग कि अगर हथियार आपके पास नहीं है तो खाली हाथ आपको किसी से लड़ना पड़ना है तो वो आप उस लड़ने के काबिल हो सके। उसमें जो 150 के करीब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो उम्र में यंग थे उनको ट्रेन किया गया था और उसके पहले एक स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड भी बनाया गया था। जो लोग उसमें शामिल नहीं हो सके थे उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग जो थी वो मुंबई के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो मरोल में है वहाँ पे दी गई थी। वहाँ से उस शख्स ने भी ट्रेनिंग ली। अब वो कमांडो हेड कांस्टेबल बन गया। फिजिकली बहुत फिट था, फुर्तीला था, रिफ्लेक्सेस अच्छे थे और अच्छा खासा नाम उसने काफ़ी ऑपरेशंस में हिस्सा लेके कमाया। और वो मरोल जो कॉलेज था, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है वो अंधेरी के इलाके में है, अंधेरी ईस्ट में। उसमें बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है वो जहाँ पे फायरिंग रेंज भी है, आपको फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत सारे फिज़िकल इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे आपको फिज़िकली फिट रहने के साधन मिलते हैं। वहाँ पे एक पुलिस वसाहत भी है, पुलिस कॉलोनी है जहाँ पे फैमिलीज़ के साथ पुलिस वाले रहते हैं और ट्रेनिंग स्कूल में इतना मॉडर्न है वो जहाँ पे जब 93 के मुंबई में ब्लास्ट के बाद जो काफ़ी कमांडो ट्रेनर्स वगैरह शुरू की गई थी वो सबका सेंटर जो था वो मरोल ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे ये आदमी ने सारी ट्रेनिंग ली और पोस्टिंग करता था। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो कुछ ड्यूटीज पुलिस की करनी पड़ती हैं वो भी बखूबी करता था। और एक दिन वो आया जब वो इतना बढ़िया पुलिसमैन, एक यंग हेड कांस्टेबल, वो नौकरी से सस्पेंड होके दाऊद कंपनी का छोटा स्टील के साथ मिलके एक शार्प शूटर बनता है। और वहाँ से एक दिन वो आता है जब वो शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे को के ऊपर हमला करने की साजिश का हिस्सा बनता है। और जिस दिन उसने बाल ठाकरे के ऊपर हमला करने जाना होता है उसी दिन उस आदमी को ढूंढ के उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। उस शख्स की मैं कहानी आज आपको सुनाऊंगा। उसका नाम था राजेश इग्वे। इग्वे उसका सरनेम था, राजेश उसका नाम था। अब देखिए कि एक कांस्टेबल क्रिमिनल कैसे बना, बड़ी अजीब दास्तां है। राजेश इग्वे अच्छे घर से आया हुआ, अच्छी फैमिली का, मेहनत का इंसान था और लेकिन नौकरी करते करते उसको जब कुछ कंपनी ऐसी उसकी बनी, कुछ यार दोस्त ऐसे मिले कि उसको दारू पीने की लत लग गई। अब कमांडो था, फिजिकली तकड़ा था, लोग उसको दारू वारू पिला के 4 काम करवा लेते थे उससे, किसी को डराना धमकाना, किसी पे रोब डालना। ये करते करते उसको उस बुरी संगत में जाके दारू पीने की आदत ने उसका आगे का पूरा करियर बदल के रख दिया। 3-3, 4-4 दिन ड्यूटी पे नहीं आना तो उसको जब उसको पूछा जाता था तो अफसरों से झगड़ा करना, फिर छुट्टी लेके चले जाना, छुट्टी से टाइम पे वापस नहीं आना। तो इन उसके चक्करों से करते करते उसकी जो बदली थी वो उस ब्रांच में कर दी गई
जिस ब्रांच का काम होता था, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो डिफरेंट जेलों से मुंबई की कोर्ट्स में तारीख भुगतने आते हैं, पूना से, नासिक से, थाना से, तलोजा से और इस किस्म के और दूर दराज इलाकों से, जैसे नागपुर, अमरावती, वहाँ की जेलों में जो बड़े क्रिमिनल, वो बहुत क्राइम इन्फेस्टेड दौर था। मुंबई में दंगे होके रुके थे बाबरी मस्जिद के बाद। उसके बाद बम ब्लास्ट हुए 93 में। तो काफ़ी सारा प्रेशर जो था पुलिस के ऊपर था, बहुत से क्रिमिनल की धरपकड़ हो रही थी, ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर बहुत बड़ा अभियान चल रहा था, बहुत सारे एनकाउंटर हो रहे थे, क्रिमिनल मारे जा रहे थे, हथियारों को ढूंढा जा रहा था। तो एक बड़ी लेवल पे एक लड़ाई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ लड़ी जा रही थी। और उसी दौर में ये शख्स सामने आता है। इसकी ड्यूटी लगती है उन कैदियों को जेल से कोर्ट में लाना और कोर्ट से उनकी पेशी के बाद उनको वापस उनकी जेल पे सुरक्षित पहुंचाना। तो उस आने जाने के चक्कर में इसकी पोस्टिंग तो इसको सज़ा देने के लिए की थी, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल ड्यूटी बराबर करता नहीं था, दारू पीने की आदत थी, हाजिर नहीं रहता था ज़्यादा। तो इसको वो काम थोड़ा सा फिट आया, इसको घूमना फिरना भी हो जाता था। और जब आप बॉम्बे से नागपुर जा रहे हो बाई रोड, जब बाई ट्रेन, आपको दारू पीने का मौका भी मिल जाता था। साथ में क्रिमिनल से 4 पैसे भी बन जाते थे, क्रिमिनलों से रब्ता भी हो जाता था, उनके थ्रू उनको फेवर देने के लिए और पैसे मिल जाते थे। तो ओवर द ईयर्स 1-1.5 साल में इस आदमी के क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ, दाऊद के लोगों के साथ, छोटा राजन के लोगों के साथ, अरुण गवली के लोगों के साथ, अमर नायक के लोगों के साथ इसने अच्छे रिलेशंस बना लिए। बहुत सारे क्रिमिनल जो थे वो इसके खास बनने लगे, क्योंकि ये उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए उनकी मदद करता था। तो खैर ये सिलसिला चलता रहा और अचानक 93 ब्लास्ट के बाद जो एक बड़ा क्रैकडाउन उस समय के पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा, सरदार जी थे, बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, पूरे शहर को कंट्रोल किया उन्होंने ब्लास्ट के टाइम पे। उन्होंने एक लिस्ट बनवाई कि मुंबई में ऐसे कौन से पुलिस ऑफिसर और सिपाही या कर्मचारी हैं जिनका अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक है। तो उसमें 18 लोगों की एक लिस्ट बनी, जिसमें कुछ ऑफिसर भी थे इंस्पेक्टर रैंक के, कुछ API थे, कुछ सब इंस्पेक्टर थे, कुछ हवलदार थे, कुछ सिपाही थे। तो उन 18 लोगों में राजेश इंगवे का नाम भी आया कि इस आदमी का डिफरेंट अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ नज़दीक के रिश्ते हैं। तो अमर सिंह सामरा ने कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 111 के तहत 18 के 18 लोगों को नौकरी से डिसमिस कर दिया। और उस डिसमिसल के बाद इंगवे जो है वो बेरोज़गार हो जाता है। लेकिन ये नौकरी जाना उसको कोई ख़ास बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी एक रास्ता खुल गया था क्रिमिनल्स के गैंग को शामिल करने का। इतने सालों से उनके साथ चलते फिरते, घूमते फिरते, उठते बैठते उसने अच्छी खासी पैंट अलग-अलग गैंग्स में बना ली थी। उन्हीं दिनों में मुंबई में छोटा शकील के ख़ास गुर्गे अबू सलेम ने काफ़ी तरथल्ली मचा के रखी हुई थी। बहुत से लोगों के मर्डर हो रहे थे, नया नया बॉस बना था, दाऊद गैंग ने उसको कोई जिम्मेदारी दी थी जिसका पूरा बाखूबी फ़ायदा उठा रहा था। उसका जो ख़ास शूटर था सलीम हड्डी, उसका किस्सा मैं बाद में सुनाऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग करैक्टर था वो भी। और सलीम हड्डी को एक ख़ास उसके जैसे शातिर शार्प शूटर की जोड़ी बनाने के लिए ज़रूरत थी। जैसे कहावत है कि जो हंटर्स होते हैं दे हंट इन पेयर्स, उसी तरह जो जंगली जानवर होते हैं, शेर चीता, जो शिकार करते हैं वो भी पेयर्स में शिकार करते हैं।
तो ये एक कहावत है कि दो जो शार्प शूटर होते हैं वो भी एक जोड़ी में काम करना अच्छा समझते हैं, उनको अच्छा लगता है। आपस में ट्यूनिंग होती है तो गुनाह करने में भी उनको आसानी होती है। क्राइम जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उन्होंने भी जोड़ियों में काम किया, दो दो ऑफिसर मिलके अपनी टीम में काम करते थे। तो खैर उसको तलाश में जब एक अबू सलेम और छोटा शकील किसी एक शख्स की तलाश कर रहे थे जो आदमी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल करना जानता हो, जो आदमी निडर हो, जो आदमी बंदे को मारने से ना डरता हो, जो आदमी अपोजिट कैंप में दहशत क्रिएट कर सकता हो, ऐसे किसी आदमी की ज़रूरत थी। और तभी उनको इशारा मिला कि अभी अभी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल राजेश इंगवे वो नौकरी से डिसमिस किया गया है, उसको पैसे की ज़रूरत भी है और काम की ज़रूरत भी है। तो उसको अप्रोच किया गया और वो बड़ी आसानी से दाऊद गैंग में शामिल होने के लिए मान गया। और देखिए कि वो कमांडो जिसने AK-47, AK-56 डिफरेंट किस्म के रिवाल्वर, पिस्टल और हैंड टू हैंड कम्बाट करने की ट्रेनिंग ली हुई थी बाखूबी और एक्सेल किया था उसमें, वो आदमी अब अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करता है उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए। 93 के बाद 150 के करीब AK-56 राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स मुंबई में पहुंच चुकी थी, जिनमें से कुछ सीज हो गई थी और बाकी की जो थी वो अंडरवर्ल्ड के हाथों में थी। और ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल करना उसके लिए अंडरवर्ल्ड को राजेश इंगवे की जगह और कौन मिल सकता था। तो उन लोगों ने, अबू सलेम ने इंगवे को अपनी टीम में शामिल कर लिया जिसमें सलीम हड्डी ऑलरेडी काम कर रहा था। तो इन दोनों की जोड़ी बना के इनको काम दिए गए और उसके नीचे इंगवे 4 बड़े मर्डर और डेरिंग किस्म के मर्डर्स में सलीम हड्डी के साथ शामिल हुआ। 3 में, एक में शायद सलीम हड्डी नहीं था, प्रदीप जैन के केस में। तो उसमें प्रदीप जैन को जो बिल्डर था, जिसका एक एपिसोड मैंने बनाया था, उसका भाई कैसे परेशान था अपने भाई के मरने के बाद, वो लंबी चौड़ी कहानी है। अबू सलेम ने कैसे प्रदीप जैन को मरवाया, वो किस्सा मैं एपिसोड शायद आपको सुना चुका हूँ या आपने वैसे सुना होगा कहीं और। तो प्रदीप जैन को उसके घर में, ऑफिस में घुस के बेरहमी से मारने वाला ये राजेश इंगवे ही था। और उसके बाद जो चबूर का एक बड़ा बिल्डर था, चबूर के इलाके का, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसका मर्डर किया इन्होंने। उसमें सलीम हड्डी और जिस हाथ में थे। फिर जावेद सिद्दीकी एक फिल्मी प्रोड्यूसर हुआ करते थे, डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत नामचीन आदमी थे, पैसे वाले थे, उनको मारा गया। अच्छा, बोर वाला बिल्डर था कुकरेजा का मर्डर इन्होंने किया, फिर सिद्दीकी का किया और एक और मर्डर में सलीम हड्डी और इंगवे जिस हाथ में थे। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हैरानी होती है कि एक डिसिप्लिन फोर्स से निकला हुआ आदमी जिसको ट्रेनिंग ये दी गई थी कि तुमने क्रिमिनल्स के साथ लड़ना है, क्रिमिनल से मुकाबला करना है, उनको कानून के हिसाब से सज़ा दिलवानी है, और वही आदमी एक दिन नौकरी से जाने के बाद उन्हीं लोगों के साथ मिलके वही काम कर रहा है जिसको रोकने के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये 3-4 बड़े कारनामों के बाद इस आदमी ने का नाम एक टेरर के रूप में अंडरवर्ल्ड में फैलने लगा। लोग डरने लगे कि एक नया शार्प शूटर जो मारने के पहले पूछता भी नहीं कि गोली मारूं कि नहीं मारूं, इस किस्म का नया करैक्टर कहाँ से आ गया। और वो आदमी की दहशत को देखते हुए, क्योंकि पहले पुलिस में रह चुका था, उसको पुलिस से बचने के रास्ते मालूम थे। क्राइम के बाद पुलिस का आरोपी को कहाँ कहाँ ढूंढने जाती है उसको सब मालूम था। तो वो क्राइम करने के बाद बड़ी चालाकी से अपना छुपने का ठिकाना बना लिया करता था, तो ज़्यादा पुलिस के क्वार्टर्स में ही होता था।
क्योंकि आम पुलिस वालों को पता नहीं था कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो देखिए वो जो प्रदीप जैन के मर्डर केस में जो हथियार लाए गए थे, 5 हथियार, उनमें बाकी कुछ छोटे हथियार भी थे उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा 8 mm का हथियार था वो इगवे को दिया गया था प्रदीप जैन को गोली मारने के लिए। मोती नगर गोरेगांव में एक इलाका है, वहाँ से वो हथियार कलेक्ट किए गए थे, जिनके साथ एक सुनील नाम का लड़का था, सुनील नायर। वो आदमी हथियार कलेक्ट करके लाया था। जो 5 लोगों ने जो गए थे प्रदीप जैन को मारने इगवे की अगुवाई में, वो चारों के पास भी हथियार थे और इसके पास भी हथियार था। इतनी तैयारी से गए थे और वो पुलिस से बचने के लिए ये पांचों के पांचों लोग मोती नगर से विले पार्ले में, जहाँ जुहू विले पार्ले स्कीम में जहाँ प्रदीप जैन का घर था, वहाँ से लोकल बस पकड़ के आए। ये तरकीब बताने वाला राजेश इगवे था कि आप टैक्सी में जाओगे या गाड़ी लेके जाओगे तो आपको पकड़े जाने का डर है, नाकाबंदी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद आपके पांचों के पास हथियार है, हमारे पास, हम पकड़े जा सकते हैं। तो मोती नगर गोरेगांव से विले पार्ले में 252 नंबर बस आती थी, लोकल बस। उस बस में बैठ के ये लोग हथियार लेके, लोडेड हथियार लेके प्रदीप जैन के ऑफिस तक आते हैं, मिठी भाई कॉलेज के पास, और वहाँ पे उसका मर्डर करते हैं। तो ये इस किस्म का दिमागी आदमी था। पुलिस से कैसे बचना है वो सब तरकीब उसको मालूम थी। और उस आदमी ने अल्टीमेटली 93 के बाद अनफॉर्चुनेटली एक मुंबई के अंडरवर्ल्ड में धर्म के नाम पे एक दुफाड़ पैदा होता है। तो छोटा राजन ने दाऊद के लोगों को मारना शुरू किया। उनका बदला लेते लेते दाऊद के लोगों ने छोटा राजन के लोगों को मारना शुरू किया। उन लोगों का जिनका अंडरवर्ल्ड से मीलों तक कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों का जिन्होंने कभी धर्म के नाम के कभी कोई बिजनेस नहीं किया था, कोई काम नहीं किया था। तो ये दो अंडरवर्ल्ड के गैंग्स की आपसी दुश्मनी में बहुत से वो लोग मारे गए जिनको मरने का कोई उनका वो समय नहीं था, कोई मौजू नहीं था, कोई कारण नहीं था उनके मरने का। तो लेकिन जैसे कहते हैं 2 सानों की लड़ाई में रिक्शे वाला मारा जाता है, तो ये आपने वीडियो देखी होगी और सोशल मीडिया में बहुत दिखाते हैं। तो कुछ इसी किस्म का दौर मुंबई में चल रहा था। 93 के ब्लास्ट के बाद एक फीलिंग आई कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। तो उसके बदले लेने की एक नई रीत चली जो कभी अंडरवर्ल्ड में नहीं चलती थी। उसी के चलते हुए अपने आकाओं के कहने पे राजेश इगवे ने शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे को असॉल्ट करने की प्लानिंग बनाई। इसमें फ़र्क समझना पड़ेगा, मारने की नहीं, असॉल्ट करने की, हमला करने की। उसको मालूम था कि बाल ठाकरे के पास बहुत सिक्योरिटी है, बाल ठाकरे तक पहुंचना तो आसान है लेकिन उसको मारना बहुत मुश्किल है। तो इसने अपॉइंटमेंट ली अपने तरीके से कि मैं बाल ठाकरे को मिलना चाहता हूं, और इस शख्स को 7 नवंबर का समय मिला 1995 का। तभी सरकार की शिवसेना की थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। इस आदमी ने अपने जो इसके जो सोर्सेज थे शिवसेना में, इतने साल पुलिस में काम करके जो इसने बनाए थे, उसके ज़रिए इसने अपॉइंटमेंट लिया जो इसको दे दी गई कि हाँ आप 7 तारीख को आके बाल ठाकरे साहब को मिल सकते हो। लेकिन अंदर से कहीं वो बात लीक हो गई कि ये आदमी असल में बाल ठाकरे जैसे आदमी को ज़माने में एक धक्का दे देना या उनके बदन को हाथ लगा देना, वो भी बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा कर सकता था, बहुत बड़ी बेचैनी मुंबई में पैदा हो सकती थी। तो इस आदमी की वो चाल पुलिस को पता चल गई, और सुबह से जब पता चला कि इसने अपॉइंटमेंट ली है तो सीनियर ऑफिसर्स को उसका पता चला। उन्होंने इसको ढूंढने के लिए डिफरेंट टीम्स बनाई। उसमें जितने काउंटर स्पेशलिस्ट थे तकरीबन सबके सबको काम पे लगाया कि किसी तरह भी इस आदमी को बाल ठाकरे के घर पे
बांद्रा में मातोश्री बगले पे नहीं पहुंचने देना है। तो इनको पता था पुलिस वालों को ये कहीं ना कहीं जहाँ पुलिस वसाहत जो है वो मुंबई में पुलिस के क्वार्टर्स को कहते हैं, जो पुलिस वालों की रहने की कॉलोनी होती है। तो तारदेव में भी एक पुलिस वसाहत थी, तो वहाँ भी कुछ टीम के लोग लगे हुए थे कि शायद यहाँ से निकलेगा। मरोल में लगे हुए थे, जो LA लोकल आर्म्स की जो यूनिट थी नायगांव में, वहाँ भी तैनात थे। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको घेर के रखा हुआ था। और जैसे पुलिस को आशा थी, उसी तरह से ये आदमी तारदेव की पुलिस वसाहत से निकल के जैसे ही रोड पे आता है तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर थे क्राइम ब्रांच के, कादर खान। और फिल्म वाले कादर खान से कोई लेना देना नहीं, उस ऑफिसर का नाम ही कादर खान था। तो वो जो शफी तूफानी वाले एनकाउंटर में भी कादर खान शामिल थे, और बहुत से बड़े केसेस में कादर खान ने बहुत अच्छा काम किया है अपने ज़माने में। और बाद में वडाला पुलिस स्टेशन के सीनियर भी रहे हैं, वन ऑफ द गुड ऑफिसर्स ऑफ मुंबई पुलिस। तो कादर खान ने इसको स्पॉट किया। उसको पता था कि ये बहुत अच्छा निशानेबाज है, ये कमांडो ट्रेंड है। उसने बड़े तरीके से उसके ऊपर निगाह रख के जब उसकी पीठ कादर खान की तरफ थी तो उसको आवाज़ दिया कि राजेश, अपने हाथ खड़े कर दो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, नहीं तो गोली मार दूंगा। तो लेकिन ये भी कमांडो था, रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ थे। इसने एकदम घूम के अपना रिवॉल्वर निकाल के कादर खान पे फायर किया। लेकिन कादर खान को तैयार था, वो उसके पास टाइम था, जो टाइम इंगवे के पास नहीं था। और वो जो गोलियां चली उसमें राजेश सिंघवे तारदेव में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। राजेश सिंघवे का एक भाई जतेंद्र इंगवे, जब ये सब किस्से चल रहे थे तो वो आदमी शिवसेना के एक शाखा में काम करने लगा। और करते 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 13-14 साल उसने शिवसेना के उस दफ्तर में काम किया, और एक गट प्रमुख भी बन गया, जो छोटे इलाके का मुखी होता है शिवसेना जैसी संस्था का, वो भी बन गया। और उसी दौरान चलते चलते 2005-06 में जो बाल ठाकरे का भतीजा था राज ठाकरे, वो शिवसेना को छोड़ के अलग होके अपनी एक नई पार्टी बनाता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो जो इसका भाई राजेश इंगवे का, जतेंद्र इंगवे, वो जो 14 साल शिवसेना में रहा, वो पार्टी छोड़ के, बाल ठाकरे को छोड़ के राज ठाकरे के साथ आ गया। और 2007 में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शंस होनी थी, उसमें गोरेगांव के उसी जगह से, उसी मोती नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नंबर 51, वार्ड नंबर 51 कहते हैं जिसको, वहाँ से राज ठाकरे की MNS ने उसको अपनी टिकट दी कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़ने की। अब देखिए जो और इसका बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो शिवसेना ने बनाया। शिवसेना ने ये इशू उठा लिया, बड़े बड़े लीडर्स ने, कि जो शख्स एक टाइम पे बाला साहब के ऊपर हमला करने को आ रहा था, उसके भाई को अपनी पार्टी की टिकट दे के राज ठाकरे ने अच्छा नहीं किया। एक तरफ तो राज ठाकरे कहता है कि बाल ठाकरे मेरे पिता समान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पार्टी अलग बना ली दूसरी बात है, लेकिन मेरे रिश्ते उनके साथ वही हैं जो पहले थे। और दूसरी तरफ राज ठाकरे उस शख्स के भाई को टिकट दे रहा है जो बाल ठाकरे का दुश्मन था। तो इस किस्म का बहुत बड़ा एक इशू बना। अंदर की जब लिस्ट जिसने डिक्लेयर हुई 2007 को MNS की, उसके पत्नी 31-32 नंबर पे इसका नाम था कि जतेंद्र इंगवे को MNS का टिकट दिया गया। और वो हमारे एक मैं DNA अखबार में काम करता था तभी, हमारे एक रिपोर्टर मेरे मित्र हुआ करते थे संजय सावंत, जो शिवसेना की बीट कवर करते थे। सबसे पहले उनको ये खबर लगी, संजय सावंत को, और वो बहुत एक्साइटेड होके वो पूरी लिस्ट लेके, सब स्टोरी लेके ऑफिस आया। और हमारा अखबार DNA अखबार पहला अखबार था जिसने संजय सावंत की स्टोरी ने इस बात को नशर किया।
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट संजय सामंत ने फाइल की और बहुत चर्चा चला और उसके बाद सब अखबारों में इस बात का और टीवी पे बहस होनी शुरू हो गई कि वो शख्स जो बाल ठाकरे को मारने वाला था उसके भाई को राज ठाकरे ने टिकट क्यों दिया। तो ये एक देखिए, हालांकि दोनों भाइयों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मिला के देखा जाए, लेकिन क्योंकि भाई थे इसलिए बहुत बड़ा इशू बढ़ गया। और मुझे याद नहीं कि बाद में उसका बयान भी आया था जितेंद्र इगवे का कि क्योंकि मैं वहाँ से जीतने वाला हूँ, शिवसेना हारने वाली है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुझे वो बदनाम करने के लिए इस किस्म की बातें कर रही हैं। और अब मुझे इतना याद नहीं कि वो जीता कि हारा, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू हुआ था। और इसी के साथ आज का किस्सा यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में नए किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।